मुझे कल तक तुम्हारा फैसला सुनना है, कहकर सागर घर से बाहर जा चुका था। अब तुलसी में कुछ कहने की शक्ति नहीं रह गई थी। वह एकटक सागर को जाते तब तक देखती रही जब तक उसकी गाड़ी आंखों से ओझल नहीं हो गई। उसने सपने में भी ना सोचा था कि एक दिन वो इस स्थिति में होगी। सागर ने उससे शादी का प्रस्ताव रखा था। उसकी मन की मुराद पूरी होने जा रही थी। एक तरफ उसका मन नाचने गाने को कर रहा था तो दूसरी तरफ वह अपने घर वालों की प्रतिक्रिया की कल्पना करके परेशान हो रही थी। जब वे सुनेंगी कि तुलसी शादी करने जा रही है तो गुस्से से फट पड़ेंगे। अरे, इस तुलसिया को इस उम्र में यह क्या पागलपन चढ़ा है। वे कहेंगे, लगता है कि ये सठिया गई है, 39 की उम्र में घर गृहस्थी बसाने चली है। बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम। पता नहीं किस आंख के अंधे और गांठ के पूरे ने उसको फंसाया है। सचमुच शादी करेगा या शादी का नाटक करके उसे घर की नौकरानी बनाकर रखेगा। अब कुछ कहा नहीं जा सकता। तुलसी अपने आप से तर्क करती रही। क्या सागर सचमुच उससे प्यार करने लगा था? वह ऐसी परी तो है नहीं कि कोई उसके रूप पर मुग्ध हो जाए। उसकी नज़र सामने आईने पर पड़ी। उसका चेहरा अभी भी आकर्षक था, पर समय चेहरे पर अपनी छाप छोड़ चुका था। आंखें बड़ी बड़ी थी पर बुझी हुई। मन में एक उदास भाव निहित था। उसका शरीर छरहरा और सुडौल था, पर उसकी जवानी ढलान पर थी। तुलसी ने खिड़की के बाहर आंखें टिका दी। मन अतीत की गलियों में भटकने लगा। उसे अपना गांव याद आया, जहां उसका बचपन गुजरा था। घर में सम्मिलित परिवार की भीड़, सहेलियों के साथ धमा चौकड़ी मचाना, त्योहारों पर सजना धजना, वह दुनिया ही अलग थी। वह दिन बेफिक्री और मौज मस्ती के दिन थे। फिर अचानक उसकी शादी की बात चली और देखते ही देखते 20 की उम्र में तय भी हो गई। घर में मेहमानों की गहमा गहमी थी। सारा वातावरण पकवानों की खुशबू और फूलों की महक से ओत-प्रोत था। द्वार पर बंधनवार सजे थे। अल्हड़ युवतियों की खिलखिलाहट गूंजने लगी। सखियां चुहल करने लगी। सब एक सपने जैसा लग रहा था। फेरे हो चुके थे। ढोल की थाप और सहनाई की ऊंची आवाज के बीच शादी की पारंपरिक रस्में जोर शोर से हो रही थी। बात विदाई की होने लगी तो वर के पिता तुलसी के पिता की ओर मुड़े और बोले, रामदेव जी, पहले जरा काम की बात हो जाए। वे उन्हें एक ओर ले गए और बोले, हाँ, अब आप हमें वो रकम पकड़ाइए जो आपने हमें देने का वादा किया था। रामदेव बाबू मानो आसमान से गिरे। कौन सी रकम? मैं कुछ समझा नहीं। वाह, आपकी याददाश्त तो बहुत कमज़ोर मालूम होती है। आपको याद नहीं, जब हम लोग सगाई के लिए आए थे तो आपने कहा था कि आप 3 लाख तक खर्च कर सकते हैं। ओह, अब समझा श्रीमान जी। मैंने कहा था कि मैं बेटी की शादी में 3 लाख लगाऊंगा, क्योंकि इतने की ही मेरी हैसियत है। मैंने ये तो नहीं कहा था कि मैं ये रकम दहेज में दूंगा। अरे बहुत खूब। अब हमें क्या मालूम कि आपका क्या मतलब था। हम तो यही समझ बैठे कि आप हमें 3 लाख वर दक्षिणा के देने के लिए राजी हुए हैं। तभी तो हमने इस रिश्ते के लिए हामी भरी। रामदेव बाबू ने हाथ जोड़े। मुझे क्षमा कीजिए, मुझे सब कुछ साफ साफ कहना चाहिए था। मुझसे भारी गलती हो गई। अच्छा, कोई बात नहीं, शायद हमारे समझने में ही भूल हो गई होगी। पर एक बात मैं बता दूं कि दहेज की रकम के बिना मैं ये रिश्ता हरगिज कबूल नहीं कर सकता। मेरे डॉक्टर बेटे के लिए लोग 10 लाख देने को तैयार थे। वह तो मेरे बेटे को आपकी बेटी पसंद आ गई थी, इसलिए हमें मजबूरन यह संबंध करना पड़ा। अब आप जल्द से जल्द पैसों का इंतजाम कीजिए। रामदेव बाबू ने गिड़गिड़ाकर कहा, इतने रुपए देना मेरे लिए असंभव है। मैं ठहरा खेतिहर इतनी रकम कहाँ से लाऊंगा? मुझ पर तरस खाइए। मैंने शादी में अपनी सामर्थ्य से ज़्यादा खर्च किया है और पैसे जुटाना मेरे लिए बहुत कठिन होगा। अरे, जब सामर्थ्य नहीं थी तो अपनी हैसियत का रिश्ता ढूंढा होता। मेरे बेटे पर क्यों लार टपकाई? रामदेव बाबू
कातर स्वर में बोले, ऐसा अनर्थ ना करे। मैं वादा करता हूँ कि जितनी जल्दी हो सकेगा मैं पैसों का इंतजाम करके आप तक पहुँचा दूंगा। ठीक है, आपकी बेटी भी तभी विदा होगी। तभी तुलसी के तीनों भाई अंदर घुस आए। आप ऐसा नहीं कर सकते, वे भड़क कर बोले। क्यों नहीं कर सकता? वर के पिता ने अकड़ कर कहा। हमारी बहन की आपके बेटे से शादी हो चुकी है। अब वह आपके घर की बहू है, आपकी अमानत है, तो हम कब इनकार कर रहे हैं? लेकिन इस समय दहेज की बात उठाकर आप क्यों बखेड़ा कर रहे हैं, बताइए तो। क्या आपको पता नहीं कि दहेज लेना कानूनन जुर्म है? अगर हम पुलिस में खबर कर दें तो आप सबको हथकड़ियाँ पड़ जाएंगी। पुलिस का डर दिखाते हो? अब तो मैं हरगिज बहू को विदा नहीं कराऊंगा। कर लो जो करना हो। ना मुझे तुम्हारे पैसे चाहिए और ना ही तुम्हारे घर की बेटी। मैं अपने बेटे की दूसरी शादी कराऊंगा, डंके की चोट पर कराऊंगा। हाँ हाँ, जो जी चाहे कर लेना, ये धमकी किसी और को देना। हमारी इकलौती बहन हमें भारी नहीं है कि हम उसके लिए आपके सामने नाक रगड़ेंगे। हम में उसे पालने की शक्ति है, हम उसे पलकों पर बिठा कर रखेंगे। ठीक है, तुम रखो अपनी बहन को, हम चलते हैं। तुलसी के माता पिता समधी के हाथ पैर जोड़ते रहे, पर उन्होंने किसी की एक न सुनी। वे उसी वक्त बिना खाए पिए बारातियों समेत घर से बाहर हो गए। अरे लड़को, तुमने ये क्या कर डाला? सुमन देवी रो कर बोली। लड़की के फेरे हो चुके हैं, अब वह पराया धन है, अपने पति की अमानत है, उसे कैसे घर में बैठाए रखोगे? फिक्र ना करो अम्मा, उस भिखारी के घर जाकर हमारी बहन दुख ही भोगती। वे उसे दहेज के लिए सताते रुलाते। अच्छा हुआ कि समय रहते हमें उन लोगों की असलियत मालूम हो गई। लेकिन अब तुम्हारी बहन का क्या होगा? वह ना तो इधर की रही ना उधर की। विवाहित होकर भी उसकी गिनती विवाहित स्त्रियों में नहीं होगी। बेटा, शादी के बाद लड़की अपनी ससुराल में ही शोभा देती है। चाहे जैसे भी हो, समधी जी की मांगे पूरी करने की कोशिश करो और तुलसी को ससुराल विदा करो। अम्मा, तुम बेकार में डर रही हो। हम समधी जी की मांगे पूरी करते रहे तो इस सिलसिले का कभी अंत ना होगा। एक बार उनके आगे झुक गए तो वे हमें लगातार दुहते रहेंगे। हमें पक्का यकीन है कि देर सवेर वे अपनी गलती मान लेंगे और तुलसी को विदा करा के ले जाएंगे। पर वे अपने बेटे की दूसरी शादी की धमकी देकर गए हैं। अरे अम्मा, यदि लड़के वाले अपने बेटे का पुनर्विवाह करेंगे तो हम भी अपनी तुलसी का दूसरा विवाह रचाएंगे। यह कहना आसान था, पर करके दिखाना बहुत मुश्किल। दिन पर दिन गुजरते गए और तुलसी के लिए कोई अच्छा वर नहीं मिला। कोई लड़का नज़र में पड़ता तो वही लेन देन की बातें आड़े आती। किसी शादीशुदा आदमी का रिश्ता आता तो वह उनको पसंद न आता। जब तुलसी की उम्र 30 के करीब पहुंची तो रिश्ते आने बंद हो गए। उसकी माँ उसकी चिंता में घुलती रही। वे बार बार अपने पति से गिड़गिड़ाती, अजी कुछ भी करो, मेरे गहने बेच दो, यह मकान या जमीन गिरवी रख दो, पर लड़की का कुछ तो ठिकाना करो। जवान बेटी को कितने दिन घर में बिठा कर रखोगे? मुझसे उसकी हालत देखी नहीं जाती। एक बार रामदेव बाबू लड़कों से चोरी छिपे समधी जी के घर गए भी, पर अपना समूह लेकर वापस आ गए। उन्होंने बताया कि उनका बेटा पढ़ने के लिए विदेश जा चुका है और उसके शीघ्र लौटने की कोई उम्मीद नहीं है। उन्होंने 2 टूक शब्दों में कह दिया कि अच्छा होगा कि आप लोग अपनी बेटी के लिए कोई और वर देख लें। अब रही सही आशा भी टूट चुकी थी। रामदेव बाबू गुमसुम रहने लगे। एक दिन उन्हें दिल का दौरा पड़ा और वे नहीं रहे। उनके तीनों बेटे शहर में नौकरी करते थे। उन्होंने कहा, अम्मा, तुम्हारा और तुलसी का अब यहाँ गांव में अकेले रहना मुनासिब नहीं। बेहतर होगा कि तुम दोनों हमारे साथ चल कर रहो। बड़े बेटे रमेश को अहमदाबाद में बिजली विभाग में नौकरी मिली थी, रहने को मकान था। माँ बेटी अपना सामान समेट कर उसके साथ चल दी। माँ ने जाते ही बेटे के घर का चूल्हा चौका संभाल लिया और तुलसी के जिम्मे आए अन्य छिटपुट काम उसने अपने नन्हे भतीजे भतीजी की देख रेख का काम संभाल लिया।
कुछ दिन बाद उसके मंझले भाई का फोन आया। माँ, तुम्हारी बहू को बच्चा होने वाला है। तुम तो जानती हो कि उसकी माँ नहीं है, उसे तुम्हें ही संभालना होगा। हम तुम्हारे ही भरोसे हैं। हाँ हाँ, क्यों नहीं, माँ ने उत्साह से कहा और वे तुरंत जाने को तैयार हो गई। तुलसी को भी उनके साथ जाना पड़ा। अब उनकी जिंदगी का यही क्रम हो गया। बारी बारी से तीनों भाई माँ बेटी को अपने यहाँ बुलाते। माँ के देहांत के बाद भी तुलसी इसी ढर्रे पर चलती रही। उसके मेहनती और निरीह स्वभाव से सब प्रसन्न थे। उसकी अपनी मांगे अत्यंत सीमित थी। उससे किसी से कोई अपेक्षा नहीं थी, उसकी कोई आकांक्षा नहीं थी। उसके जीवन का ध्येय ही दूसरों के काम आना था। वह हमेशा सबकी मदद करने को तत्पर रहती थी। उसके भाइयों की देखा देखी उसके अन्य सगे संबंधी भी उसे गरज पड़ने पर बुला लेते। हर कोई उससे कस कर काम लेता और अपना उल्लू सीधा करने के बाद उसे टरका देता। तुलसी के दिन किसी तरह बीत रहे थे। कभी कभी वह अपने एकाकी जीवन की एक रास्ता से ऊब जाती। जब वह अपनी हम उम्र स्त्रियों को अपनी गृहस्थी में रमी देखती, उन्हें अपने परिवार में मगन देखती, तो उसके कलेजे में एक हूक उठती थी। लोगों की भीड़ में वह अकेली थी। जब तब उसका मन अनायास ही भर जाता और जी करता कि वह खूब फूट फूट कर रोए, पर उसके आंसू पोंछने वाला भी कोई न था। उसके ससुर की लालचपन और उसके भाइयों की अकड़ ने उसकी जिंदगी पर गहरा घात किया था। अब वह एक बिना साहिल की नाव की मानिंद सी डूब उतरा रही थी, उद्देश्यहीन, गतिहीन। क्या एक औरत को पूर्णता तभी प्राप्त होती है जब पुरुष का सानिध्य हो? मेरी जिंदगी ने इसका पूरा जवाब दिया था। हाँ, उसके सामने पूरा अतीत नाच उठा जब दहेज की वजह से बारात दुल्हन को लिए बिना दरवाजे से लौट गई थी। तुलसी के बड़े भाई अतुल जी की बेटी अनुपमा की शादी हो गई और वो विदेश में जा बसी। जब वह गर्भवती हुई तो उसे तुलसी बुआ की याद आई, तो वह अपने पापा से बोली, पापा, आप किसी तरह बुआ जी को यहाँ भेज दो तो मेरी मुश्किल हल हो जाएगी। वे घर भी देख लेंगी और बच्चे को भी संभाल लेंगी। यहाँ के बारे में तो पता है ना आपको, बेबी सिस्टर और नौकरानियाँ घंटे के हिसाब से चार्ज करती हैं। इससे तो हमारा तो दिवाला ही निकल जाएगा। हाँ हाँ बेटी, तुम्हारे लिए तुलसी कभी मना नहीं करेगी, पर कुछ दिनों से वह गठिया के दर्द से परेशान है। अगर तुम लोग उसके लिए मेडिकल इंश्योरेंस करा लो तो अच्छा रहेगा। सुना है कि उस देश में बीमार पड़ने पर अस्पताल और डॉक्टरों के इलाज में बड़ा भारी खर्च होता है। हाँ हाँ पापा, क्यों नहीं, ये कौन सी बड़ी बात है। बुआ का बीमा करा लिया जाएगा, बस आप उन्हें जल्द से जल्द रवाना कर दें। तुलसी विदेश के लिए रवाना हो गई। उसकी भतीजी उसे एयरपोर्ट पर लेने आई थी। बेटी, तेरे देश में तो बड़ी ठंड है, तुलसी ने ठिठुरते हुए कहा। मेरी तो कपकपी छूट रही है। अनु हंस पड़ी। अरे बुआ जी, अपना घर वातानुकूलित है। बाहर निकलो तो कार में हीटर लगा हुआ है। शॉपिंग मॉल में भी टेम्परेचर गर्म रखा जाता है। फिर सर्दी से क्यों घबराना। हाँ, एक बात का ख्याल रखना, बाहर कदम रखो तो बर्फ में पाँव फिसलने का डर रहता है, इसलिए जरा संभल कर रहना। फिर उसने बुआ के गले लगकर कहा, बुआ जी, तुम आ गई हो तो मेरी सब चिंता दूर हो गई। अब तुम मुझे वे सभी चीज़ें बनाकर खिलाना जिन्हें खाने के लिए मेरा मन ललचाता है। घर पहुंचकर अनु ने कहा, बुआ, आपका बिस्तर बेबी के रूम में लगा दिया है। जब बेबी पैदा होगा तो शायद रात में एक आध बार बच्चे को दूध की बोतल देने के लिए उठना पड़ेगा। और हाँ, सुबह पिल्लू को जरा बाहर ले जाना होगा, क्योंकि आपको तो पता है मेरी नींद आसानी से नहीं खुलती। ये पिल्लू कौन है? अरे पिल्लू हमारा छोटा सा कुत्ता है। कल ही आदित्य उसे खरीद कर लाए हैं। हमने सोचा है कि बच्चे को उसका साथ अच्छा लगेगा। पर बेटी, इतने नन्हे बच्चे के साथ कुत्ता पालना अक्लमंदी है क्या? जानवर का क्या ठिकाना, कभी बच्चे को नुकसान पहुंचा दे तो? अरे नहीं बुआ, ऐसा कुछ नहीं होगा, आप नाहक डर रही हैं। वैसे आदित्य जब घर में होंगे तो वे ही कुत्ते का सभी काम देखेंगे। कुछ समय बाद अन्नू ने एक बेटे को जन्म दिया।
तुलसी ने घर का काम संभाल लिया और बच्चे की जिम्मेदारी भी ले ली। वे दिन भर बहुत सारे काम करती और रात को निढाल होकर बिस्तर पर पड़ जाती। काम वो इंडिया में भी करती थी, पर वहाँ और लोग भी थे उसका हाथ बटाने के लिए। यहाँ वह अकेली पड़ गई थी। एक दिन सुबह वह बच्चे का दूध बना रही थी कि कुछ काम से घर के बाहर निकली। तुलसी ने हड़बड़ी में ध्यान नहीं दिया और जैसे ही उसका पांव सीढ़ी पर पड़ा वह फिसल कर गिर पड़ी। उसने उठने की कोशिश की तो उसके पैर में भयानक दर्द हुआ। उसके मुंह से चीख निकल गई। उसे लगा उस भीषण ठंड में धरती पर पड़े पड़े उसका शरीर अकड़ जाएगा और उसका दम निकल जाएगा। काफी देर बाद अन्नू ने द्वार खोला तो उसे पड़ा देखकर उसके मुंह से भी चीख निकल गई। ये क्या हुआ बुआ, तुम कैसे गिर पड़ी? मैंने तुम्हें आगाह किया था ना कि बर्फ पर बहुत होशियारी से कदम रखना, वरना पैर फिसलने का डर रहता है। अब मैं जानकर तो नहीं गिरी, उसने कराह कर कहा। जल्दबाजी में पैर फिसल गया। अनु व उसका पति आदित्य उसे अस्पताल ले गए। डॉक्टर ने तुलसी की जांच करके बताया कि इनका टखना टूट गया है, ऑपरेशन करना होगा और हड्डी बैठानी होगी और इसमें लगभग $9,000 का खर्च आएगा। 9,000 सुनकर तुलसी की सांस रुकने लगी। अनु, तूने मेरा मेडिकल बीमा करा लिया था ना? मैंने आदित्य से कह तो दिया था। क्यों जी, आपने बुआ जी का बीमा करा लिया था ना? ओहो, ये बात तो मेरे ध्यान से बिल्कुल उतर गई। अनु अपने हाथ मलने लगी। ये आपने बड़ी गलती कर दी। अब इतने सारे पैसे कहाँ से लाएंगी? वे इधर उधर फोन घुमाते रहे। आखिर उन्हें एक डॉक्टर मिल गया जो तुलसी का ऑपरेशन $3,000 में करने को तैयार हो गया। प्लास्टर उतरने के बाद जब तुलसी ने पहला कदम उठाया तो देखा कि उसका टूटा हुआ पैर सीधा नहीं पड़ रहा था। उसके पैर डगमगाए और वह कुर्सी पे गिर पड़ी। हाँ, ये क्या हो गया? उसके मुंह से निकला। डॉक्टर ने पैर की जांच की और बोले, लगता है पैर सेट करने में जरा गलती हो गई। अब जब आप चलेंगी तो आपका एक पैर थोड़ा टेढ़ा पड़ेगा। आपको छड़ी का सहारा लेना होगा और कोई चारा नहीं है। तुलसी की आंखों से झरझर आंसू बह निकले। हाय, वो अपाहिज हो गई। अब वो बैसाखियों के सहारे चलेगी। बुढ़ापे में उसे दूसरों के आसरे पर जीना होगा। तभी एक नर्स उसके पास आई। मैडम, आप ओपीडी में चलिए। हमारे अस्पताल में एक विजिटिंग डॉक्टर आए हैं जो आपके पैर की जांच करना चाहते हैं। कौन डॉक्टर? तुलसी ने अपना आंसुओं से भीगा चेहरा ऊपर उठाया। डॉक्टर सागर। सागर? ये कैसा नाम है? वे आपके ही देश के हैं। चलिए, मैं आपको व्हील चेयर में ले चलती हूँ। तुलसी का हृदय जोरों से धड़क उठा। क्या ये वही थे? नहीं, उसने अपना सिर हिलाया। इस नाम के और भी तो डॉक्टर हो सकते हैं, पर डॉक्टर को देखते ही उसका संशय दूर हो गया। वही हैं, वही हैं। उसके हृदय में एक धुन सी बजने लगी। हालांकि तुलसी उन्हें पूरे 20 साल बाद देख रही थी, पर उन्हें पहचानने में उसे एक पल की भी देरी नहीं हुई। ये छवि तो उसके हृदय में अंकित थी। उसने भावुक होकर सोचा, इनकी तस्वीर तो उसने सहेज कर अपने बक्से में रखी हुई थी। वह हर रोज अकेले में तस्वीर को निकालती, उसे निहारती और उस पर आंसू बहाती। ये तस्वीर उन दोनों की मंगनी के अवसर पर ली गई थी। एक प्रति तुलसी ने सबकी नज़र बचाकर चुराकर अपने पास रख ली थी। उसने सुना था कि सागर विदेश में जाकर वहीं के हो गए थे। डॉक्टर सागर उसके पैर की जांच के लिए पास में आए। तुलसी ने उन पर एक भेदी नज़र डाली। क्या उन्होंने उसे पहचान लिया था? शायद नहीं। उन्होंने उसका पैर जांचा। आपका ऑपरेशन सही तरीके से नहीं किया गया है, इसीलिए आपकी चाल टेढ़ी हो गई है। दोबारा हड्डी तोड़कर फिर से जोड़नी पड़ेगी। ओह, इसमें तो भारी खर्च आएगा। तुलसी चिंतित हो उठी। डॉक्टर, हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं। अनु बोल उठी। हम सोच रहे हैं कि इन्हें इंडिया वापस भेज दें, वहाँ पर इनका इलाज हो जाएगा। पैसे की चिंता आप ना करें, सागर जी ने कहा। मैं इनका इलाज अपने क्लिनिक में करा दूंगा। एक भारतीय होने के नाते हमें परदेश में
एक दूसरे की मदद तो करनी ही चाहिए। ओह डॉक्टर साहब, आपने हमें उबार लिया, अनु बोली। मैं कल वापस जा रहा हूँ, आप कहें तो इन्हें साथ ले जाऊँगा। ऑपरेशन के बाद इन्हें थोड़ा आराम की ज़रूरत है, फिर ये इंडिया जा सकती हैं। अनु तुलसी बुआ को सागर के क्लिनिक में ले गई, जो लगभग 200 किलोमीटर दूर था। डॉक्टर सागर ने अनु को दिलासा दिया कि मेरा घर क्लिनिक के पीछे ही है, यहाँ इनका पूरा ध्यान रखा जाएगा, आप निश्चिंत होकर जाएं। अनु बुआ से विदा लेकर वापस आ गई। 15 दिन बाद तुलसी का फिर से ऑपरेशन किया गया। डॉक्टर सागर हर तरह से उसका ख्याल रख रहे थे। तुलसी उनसे ढेरों सवाल करना चाहती थी कि वह अकेला क्यों था, उसकी बीवी कहाँ थी, लेकिन वो अभी उसके लिए नितांत अजनबी थे, इसलिए उसने चुप्पी साध ली। 2 माह में ही वो ठीक होकर चलने लगी। इतने दिन में डॉक्टर सागर के घर का चप्पा चप्पा उसका हो गया। उसने बड़ी जतन से उसे ठीक कर दिया। उस घर में डॉक्टर सागर के अलावा कोई नहीं रहता था। उनका एहसान सेवा से चुकाना चाहती थी वह। जिस आदमी की तस्वीर को देख देख कर उसने इतने साल गुजारे थे, आज वही सागर, उसका पति, उसे अपनाना चाह रहा था। ये एक चमत्कार नहीं तो क्या था। शायद वो मुझे पहचान नहीं पाया, वरना शादी का प्रस्ताव क्यों रखता। मैं खुद से ही सवाल कर रही थी कि अचानक घंटे की आवाज़ से अतीत की गली से वापस वर्तमान में आ गई थी। उसने अपने लिए थोड़ी सी खुशी की कामना की थी। सागर ने उसकी झोली में दुनिया भर की खुशी उड़ेल दी थी। आज तक वह औरों के लिए जीती आई थी, अब वह अपने लिए जिएगी। और रही उसके परिवार की बात, तो चाहे उन्हें अच्छा लगे चाहे बुरा, उन्हें उसके निर्णय को स्वीकार करना ही होगा। वह उठी और उसने एक एक करके घर का काम निपटाना शुरू किया। आज उसे इस घर में एक अपनापन महसूस हो रहा था। हर एक वस्तु पर प्यार आ रहा था। जैसे ही घड़ी में 10 बजे घर का मुख्य द्वार खुला और सागर ने प्रवेश किया। तुलसी ने कॉफ़ी का प्याला आगे बढ़ाया। ओह थैंक्स। वह कॉफ़ी के घूंट भरता रहा और उसे एक टक देखता रहा। वो तनिक असहज हो गई। ऐसे क्या देख रहे हो? तुम्हें देख रहा हूँ। आज तुम्हारे चेहरे पर एक नई आभा है, एक अजब सलोनापन है। ये काया पलट क्यों हुई? वो लजा गई। क्या आप नहीं जानते? शायद जानता हूँ, पर तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूँ। उसके मुंह से निकला, तुलसी, कल मैंने तुमसे कुछ पूछा था, उसका जवाब क्या है? बोलो, हाँ कि ना? तुलसी ने धीरे से कहा, हाँ। सागर ने उठकर उसे अपनी बाहों में ले लिया। तुलसी, आज मैं बहुत खुश हूँ। मुझे मालूम था कि तुम मेरा प्रस्ताव नहीं ठुकराओगी। मैं तुम्हें एक और चीज़ दिखाना चाहता था। वो क्या? सागर ने अपना हाथ आगे किया। तुलसी चिहुक उठी। उसे लगा वो रंगे हाथों पकड़ी गई थी। अरे, वो हकलाने लगी। ये तस्वीर तो मेरे बक्से में थी, ये आपको कहाँ से मिली? ये तस्वीर मैंने आपके बक्से से नहीं ली मैडम, ये तो मेरे मेज की दराज में हमेशा पड़ी रहती है। तुलसी आवाक उसकी ओर देखने लगी। सर में से उसकी कनपटियाँ लाल हो गई। तुलसी की प्रतिक्रिया देख सागर हंस पड़ा। अरे पगली, जिस तरह तुमने हमारी मंगनी के अवसर पर ली गई ये तस्वीर संभाल कर रखी थी, उसी तरह मैंने भी एक तस्वीर मौका पाकर उड़ा ली थी। इसे जब तक देखकर तुम्हारी याद ताज़ा कर लिया करता था। वह झेंप गई। ओह, तो आप जान गए थे कि मैं कौन हूँ? और नहीं तो क्या। तुमने क्या सोचा कि मुझे अनजान लोगों का मुफ्त इलाज करने का शौक़ है? उस दिन अस्पताल में तुम्हें मैं पहली नज़र में ही पहचान गया था। तुम्हें भला कैसे भूल सकता था? आखिर तुम मेरा पहला प्यार थी। और आपने यह बात मुझसे इतने दिनों तक बड़ी होशियारी से छिपाए रखी। उसने मीठा सा उलाहना दिया। और करता भी क्या? तुम्हारा आगा पीछा जाने बगैर मैं अपना मुंह नहीं खोलना चाहता था। मैं तो ये भी नहीं जानता था कि तुम शादीशुदा हो या नहीं, तुम्हारे बाल बच्चे हैं या नहीं। तुम्हें अचानक अपने सामने देखकर मैं चकरा गया था। जब तुम्हें रोते हुए देखा तो कारण जानकर तुम्हारी मदद करने का फैसला कर लिया। जब हमारी बातों के दौरान
यह पता चला कि तुम्हारी शादी दोबारा नहीं हुई और ना ही तुम्हारे जीवन में और कोई पुरुष आया है, तो मैंने तुम्हें अपना बनाने का निश्चय कर लिया। मेरा तुम्हें अपने घर बुलाने का भी यही मकसद था। मैं तुम्हारा मन टटोलना चाहता था। मैं चाहता था कि हम दोनों में नज़दीकियाँ बढ़ें, हम एक दूसरे को जानें और परखें। और जब मैंने जान लिया कि तुम्हारे मन में मेरे प्रति कोई कड़वाहट नहीं है, कोई मनमुटाव नहीं है, तो मेरी हिम्मत बढ़ी। मैंने तुमसे दोबारा शादी करने की ठान ली। तुलसी की आंखों से आंसुओं की झड़ी लग गई। इतने बड़े संयोग की वह कल्पना भी नहीं कर सकती थी। तुलसी, एक बार भारी गलती की कि अपने पिता का विरोध ना कर तुम्हें खो दिया। शादी के बाद घर पहुंचकर मैंने अपने पिता से बहुत बहस की, पर वे यही कहते रहे कि उन्होंने मेरी पढ़ाई पर अपनी सारी पूंजी लगा दी है और यह रकम वे कन्या पक्ष से वसूल करके ही रहेंगे। मैंने भी गुस्से से भरकर विदेश जाने की ठान ली, जहाँ से ढेर सारे डॉलर कमाकर अपने पिता को भेज सकूं और उनकी लालच को शांत कर सकूं। मैं आज तक सिर्फ तुम्हारा ही पति हूँ। मैंने आजीवन अकेले रहने का फैसला कर लिया था। जब बाद में मैंने तुम्हारे गांव में पता कराया तो पता चला तुम लोग गांव छोड़कर शहर चले गए हो। मेरे पास तुम्हारा कोई भी पता नहीं था। तुलसी, क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि हम दोनों का मिलन लिखा था? किसी अज्ञात शक्ति ने हमें एक दूसरे से मिलाया है। नहीं तो ना तुम विदेश आती और ना हम यूं अचानक मिलते। उसने तुलसी के आंसू पोंछे। यह समय इन आंसुओं का नहीं है, ये हमारी नई जिंदगी की शुरुआत है। तुलसी, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। जो कुछ बीत गया उसे भुला दो और भावी जीवन की सोचो। हमें एक दूसरे का साथ मिला तो हम बाकी जिंदगी हंसते खेलते गुजार देंगे। तुलसी ने अपने गले में पड़ा हुआ मंगलसूत्र बाहर निकाल लिया। सागर, आज से 20 वर्ष पूर्व आपका पहनाया हुआ मंगलसूत्र मेरे पास है। इसे मैं हमेशा अपने गले में पहने रहती हूँ। यह एक कवच की तरह मेरे गले में पड़ा हुआ है। सच? सागर हंस पड़ा। तुलसी सिहर उठी। उसे ऐसा लगा उसका शरीर एक फूल की तरह खिलता जा रहा है। वह सागर के आगोश में सिमट गई। उसे अपनी मंजिल जो मिल गई थी। तो बस आज की कहानी में इतना ही। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।